व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्रधान रूप से मेगस्थनीज के वर्णन के अवशिष्ट अंशों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। अर्थशास्त्र में यद्यपि कुछ परिवर्तनों की तीसरी शताब्दी के अंत तक होने की संभावना प्रतीत होती है, यही मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री की कृति थी। राजा शासक के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता, वरन दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता है। मालिश कराते समय भी इन कार्यों में व्यवधान नहीं होता। केश प्रसाधन के समय वह दूतों से मिलता है। स्मृतियों की परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र में राजाज्ञा को धर्म, व्यवहार और चरित्र से अधिक महत्व दिया गया है। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थीं। मेगस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राण भय लगा रहता है, जिससे हर रात वह अपना शयन कक्ष बदलता है। राजा केवल युद्ध, यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आता था। आखेट के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लागने पर प्राणदंड मिलता था। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था है। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर अनुपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का उपाय करना चाहिए। मंत्री परिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगस्थनीज ने दो प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है, मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में 18 तीर्थों का उल्लेख है। शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोष, आकर, लक्षण, लवण, सुवर्ण, कोष्ठागार, पण्य, कुप्य, आयुधागार, पौतब, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सुरा, सून, मुद्रा, विविध, धूत, वंधनागार, गौ, नौ, पत्तन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपनी अपनी अध्यक्षों के अधीन थे। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की सेवा में गुप्तचरों की एक बड़ी सेना होती थी। ये अन्य कर्मचारियों पर कड़ी दृष्टि रखते थे और राजा को प्रत्येक बात की सूचना देते थे। अर्थशास्त्र में भी चरों की नियुक्ति और उनके कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन किया है, जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रहा होगा। अर्थशास्त्र में नगर का शासक नागरिक कहलाता है और उसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे। शासन की इकाई ग्राम थे, जिनका शासन ग्रामिक ग्राम वृद्धों की सहायता से करता था। ग्रामिक के ऊपर क्रमशः गोप और स्थानिक होते थे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारणता प्रकार धर्मस्थीय को दीवानी और कंटक शोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंड विधान कठोर था। शिल्पियों का अंग भंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राजकर ना देने पर प्राणदंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगच्छेद का दंड था। मेगस्थनीज ने राजा को भूमि का स्वामी कहा है। भूमि के स्वामी कृषक थे। राज्य की जो आय अपनी निजी भूमि से होती थी, उसे सीता और शेष में प्राप्त भूमिकर का भाग कहते थे। इसके अतिरिक्त सीमाओं पर चुंगी, टटकर, विक्रय कर, तोड़ और माप के साधनों पर कर, धूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर दंड तथा आकर और वन से भी राज्य को आय थी। अर्थशास्त्र का आदर्श है कि प्रजा के सुख और भलाई में ही राजा का सुख और भलाई है। अर्थशास्त्र में राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जनहित कार्यों का निर्देश है, जैसे बेकारों के लिए काम की व्यवस्था करना, विधवाओं और अनाथों के पालन का प्रबंध करना,
मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण रखना। मेगास्थनीज ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जो भूमि को नापते थे और सभी की सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उचित विभाग मिले, इसलिए नहरों की प्रणालियों का निरीक्षण करते थे। सिंचाई की व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त ने विशेष प्रयत्न किया। इस बात का समर्थन रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से होता है। इस लेख में चंद्रगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र में एक पहाड़ी नदी के जल को रोककर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के सैन्य संगठन का भी विस्तार के साथ वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की विशाल सेना में 6 लाख से भी अधिक सैनिक थे। सेना का प्रबंध युद्ध परिषद करती थी, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इनमें से 5 समितियां क्रमशः नौपदादि, अश्व, रथ और गज सेना के लिए थी। एक समिति सेना के यातायात और आवश्यक युद्ध सामग्री के विभाग का प्रबंध देखती थी। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक संख्या सैनिकों की ही थी। सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त राज्य से अस्त्र शस्त्र और दूसरी सामग्री मिलती थी। उनका जीवन संपन्न और सुखी था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषता सुसंगठित नौकरशाही थी, जो राज्य में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को शासन की सुविधा के लिए एकत्र करती थी। केंद्र का शासन के विभिन्न विभागों और राज्य के विभिन्न प्रदेशों पर गहरा नियंत्रण था। आर्थिक और सामाजिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में राज्य के इतने गहन और कठोर नियंत्रण की प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। ऐसी व्यवस्था की उत्पत्ति का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान हेलेनिस्टिक राज्यों के माध्यम से शाखा मनी ईरान का प्रभाव देखते हैं। इस व्यवस्था के निर्माण में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मौलिकता को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था नितांत नवीन नहीं थी। संभवतः पूर्ववर्ती मगध के शासकों, विशेष रूप से नंदवंशीय नरेशों ने इस व्यवस्था की नींव किसी रूप में डाली होगी। चंद्रगुप्त का कुल। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश आदि के बारे में अधिक ज्ञात नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश आदि के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता। रुद्राक्षस नामक संस्कृत नाटक चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहता है। वृषल के 2 अर्थ होते हैं, पहला शूद्र का पुत्र तथा दूसरा सर्वश्रेष्ठ राजा। बाद के इतिहासकारों ने इसके पहले अर्थ को लेकर चंद्रगुप्त को शूद्र कह दिया, लेकिन इतिहासकार राजा कुमुद मुखर्जी का विचार है कि इसमें दूसरा अर्थ सर्वश्रेष्ठ राजा ही उपयुक्त है। जैन परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के एक ग्राम के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न थे। मध्यकालीन अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार वे मौर्य सूर्यवंशी मानधाता से उत्पन्न थे। बौद्ध साहित्य में वे मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। महावंश चंद्रगुप्त को मौर्य खत्तियों क्षत्रियों से पैदा हुआ बताता है। दिव्यावधान में बिंदुसार स्वयं को मूर्धभिषिक्त क्षत्रिय कहते हैं। अशोक भी स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। महापरिनिब्बाण सूत्र से मौर्य पिप्पलीवन के शासक गणतांत्रिक व्यवस्था वाली जाति सिद्ध होते हैं। पिप्पलीवन ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में नेपाल के तराई में स्थित रुम्मिनदेई से लेकर आधुनिक कुशीनगर जिले के कस्या क्षेत्र तक को कहते हैं। मगध साम्राज्य की प्रचार नीति के कारण इनकी स्वतंत्र स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। यही कारण था कि चंद्रगुप्त का मयूर पोषकों, चरवाहों तथा लुब्धकों के संपर्क में पालन हुआ। परंपरा के अनुसार वह बचपन में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था एवं समवयस्क बालकों का सम्राट बनकर उन पर शासन करता था। ऐसे ही किसी अवसर पर चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ी। फलतः चंद्रगुप्त तक्षशिला गए, जहां उन्हें राजोचित शिक्षा दी गई। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार सांद्रोकातस चंद्रगुप्त साधारण कुल में जन्मा था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आज मौर्य या मोरी राजपूतों में पाए जाते हैं, जो प्राचीन काल में चित्तौड़गढ़ पर राज करता था। मोरी राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। विष्णु पुराण व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और मुरा के पुत्र हैं। ततश्रा नव चैतन्यनन्दान कौटिल्यो ब्रह्मणस्य समुद्ररिष्यति तेषां भावे मौर्या पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कौटिल्य एवं चंद्रगुप्तम्
उत्पन्नम राज्य अविच्यति। विष्णु पुराण में ये ऐसा लिखा है। अर्थात तदंतर इन नव नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण मरवा देगा। इसके अंत होने के बाद मौर्य नृप राजा पृथ्वी पर राज्य भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा से उत्पन्न चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय और चाणक्य ब्राह्मण थे। मौर्यान खत्तियान बजसात श्रीधर चंद्रगुप्तोति पंचात चड़क्को ब्राह्मणा ततो नमाम घनानंदम तम घातेत्वा चंडकोस्धा सकल जम्बूद्वीप्स्मि रज्जे समिभिषिच्य सो। अर्थात मौर्य वंश नाम के क्षत्रियों में उत्पन्न श्री चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने नवे घनानंद को चंद्रगुप्त के हाथों मरवाकर संपूर्ण जम्बूद्वीप का राजा अभिषिक्त किया।